अंतरिम बजट 2024 पेश हो चुका है और रेलवे सेक्टर पर काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स आए हैं। आईटी, टेलीकम्युनिकेशंस, ये दो स्पेसेस है जहां पर सरकार की फोकस ज़बरदस्त बनी हुई है। तो चलते सीधे इस वक्त मेरे साथ अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर फॉर आईटी, टेलीकॉम एंड रेलवेज यहाँ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए सर, इस बजट को में जो कंट्रीब्यूशन पहली बात तो रहा है फ्रॉम रेलवेज, फ्रॉम आईटी, फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशंस, किस तरह से देखते हैं इनका रोल एक विकसित भारत की जो एक हमने एक विजन रखा है 2047 में बनने का, कितनी बड़ी भूमिका आपके सेक्टर्स निभाएंगे? पिछले 10 साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इंक्लूसिव ग्रोथ का नया मॉडल दुनिया के सामने रखा है। किस तरह से जो मार्जिनलाइज सेक्शंस थे उन सब की ग्रोथ हो, किस तरह से देश की प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, किस तरह से सोशल, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो, ये सब चीज़ें पिछले 10 साल में मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से दुनिया के सामने रखी। रिजल्ट सबके सामने है। आज जब सारी दुनिया संकट में, तब भी भारत 6 to 8% की ग्रोथ रेट में है। और आज का जो बजट है, इस बजट से एक बार फिर वंचितों को वरीयता है, एक बार फिर विकसित भारत 2047 तक बनाने का फाउंडेशन है, और एक बार फिर फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स मोदी जी कर रहे हैं, जो कि कई जनरेशन्स तक, कई दशकों तक देश के लिए लाभमय रहे। ओके, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म विजन और प्लानिंग है। तो मैं ये जानना चाहूँगी सर, क्योंकि रेलवेज एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक तरफ हम आईटी की बात करते हैं जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट करता है पूरे देश और विश्व से। इन दोनों जगहों में हम क्या क्या और देखेंगे और क्या और होगा? आपने बहुत काम ऑलरेडी किया है, बट आगे और क्या हम देख पाएंगे? रेलवे में सबसे बड़ी ज़रूरत थी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की। कैपेसिटी की कमी के कारण रेलवे कई वर्षों से जितनी डिमांड है उतनी डिमांड को मीट नहीं कर पाता था। चाहे कार्गो की डिमांड हो, चाहे पैसेंजर के लिए डिमांड हो, उस डिमांड को मीट नहीं कर पाता था। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 26,000 किलोमीटर, 26,000 किलोमीटर्स नए रेलवे ट्रैक बनाए, इलेक्ट्रिक लोको का प्रोडक्शन बढ़ाया है, वैगन्स का प्रोडक्शन बढ़ाया है, कोचेज़ का प्रोडक्शन बढ़ाया है, और एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन बढ़ाना, सेफ्टी पे ध्यान देना करके टोटल ओवरऑल रेलवे को एक लेवल पे लेके आए जी। आज के इस बजट में दो बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स हैं। पहला अनाउंसमेंट है 3 नए कॉरिडोर्स। ये तीनों नए कॉरिडोर बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइन किए गए। जितने ओरिजिन्स है देश में और जितने डेस्टिनेशन है, मान लो कहीं पे सीमेंट फैक्ट्री है, ओरिजिन ये हुआ, डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ उसका कंजम्पशन होता है। मान लो कोई स्टील फैक्ट्री, ये उसका ओरिजिन हुआ, कंजम्पशन कहाँ कहाँ होता है। मान लो बहुत बड़ा मूवमेंट होता है बिहार से बेंगलुरु की तरफ, मान लो बहुत बड़ा मूवमेंट होता है उड़ीसा से सूरत की तरफ। तो इन सब ओरिजिन्स और डेस्टिनेशंस को ध्यान में रख के देश के रेलवे नेटवर्क को ओवरले किया पीएम गतिशक्ति पोर्टल पे, और करीब 450-460 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए। कुछ नई लाइन्स है, कुछ डबलिंग है, कुछ मल्टी ट्रैकिंग है, कहीं पे कंजेशन रिमूव करने के लिए सिटी का बाईपास है। तो करीब करीब 40,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनेंगे इन तीनों कॉरिडोर्स के माध्यम से। जो चतुर्भुज की शेप में, क्वाड्रिलेटरल की शेप में जो भारत का नेटवर्क है, इस नेटवर्क को एक अमृत चतुर्भुज की तरह मोदी जी ने कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें डबलिंग, जहाँ 2 लाइन है कंजेस्टेड है उसको 4 लाइन करें, जहाँ 4 लाइन कंजेस्टेड है उसको 6 लाइन करें जी। और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पे एलिवेट करें, जहाँ पे ज़रूरत हो सिटी को बाईपास करें जी। तो एक बहुत ही सोची समझी साइंटिफिक तरीके से इन तीनों कॉरिडोर्स की कल्पना की है। 40,000 किलोमीटर यानी पूरे जर्मनी का जितना नेटवर्क है उतना नेटवर्क रेलवे में ऐड होगा। एक तो ये बड़ा अनाउंसमेंट है, इसके अलावा सर दूसरा 40,000 कोचेज जो एग्जिस्टिंग है जी, उनको अब तक के अनुभव में, अब तक के एक्सपीरियंस में वंदे भारत का एक्सपीरियंस है, अमृत भारत का एक्सपीरियंस है। इन दोनों एक्सपीरियंस से एग्जिस्टिंग कोचेज को कैसे इम्प्रूव करें जी, कैसे उनको अपग्रेड करें, तो उसका करीब 15,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है। ये 40,000 कोचेज को अपग्रेड किया जाएगा। वंडरफुल। तो यहाँ पर बहुत फोकस है एक्सपेंशन पर, बहुत ज़्यादा आपने बात की। अब तक जो हमने कर चुके हैं उसमें सर कितने प्रतिशत काम हुआ है और कितना प्रतिशत बचा है? बहुत सारा काम हुआ है। लास्ट ईयर 5,200 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक ऐड हुए थे। दैट इज़ लाइक एडिंग स्विट्जरलैंड टू इंडिया इन 1 ईयर।
इस साल 5,500 किलोमीटर नए ऐड होंगे। मतलब 2014 में 4 किलोमीटर पर डे की जो पेस थी वो आज 15 किलोमीटर पर डे पे पहुंच गई है जी। तो बहुत ही बड़ा चेंज है। एक और बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज है, अगर हम टॉपिक से दूसरे टॉपिक में बात करें, बहुत बड़ा फोकस है मैन्युफैक्चरिंग पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे। ट्रस्ट शोरिंग एक नया कॉन्सेप्ट बन के निकला है। नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग, वो बात करते थे, चाइना +1 की बात करते थे, अब ट्रस्ट शोरिंग की। और मोदी जी ने जिस तरह से 10 साल में, पिछले डेकेड में जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट की है, इकोनॉमिक पॉलिसी कंडक्ट की है, दुनिया भर का ट्रस्ट भारत पे आया है। और भारत पे ये ट्रस्ट, इसके कारण भारत में डेवलप करें, भारत में मैन्युफैक्चर करें, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, इस तरह के जो फिनोमिनन है अमेजिंग है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ यहाँ हुई है, एक नए इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुँच गए, ये ग्रोथ अब ऐसे होगी। बिल्कुल। तो आई थिंक ग्रोथ है, कंटिन्यूटी है, हम वो देख रहे हैं। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ सर जो फोकस किया गया, कनेक्टिविटी एक बड़ा एक कंसर्न था, उस पर काम हुआ है। थोड़ा सा टेलीकम्युनिकेशंस और आईटी के स्पेस में किस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे, उस पर भी हमें बताइए। एआई का एक नया मिशन आएगा जी, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से एआई का उपयोग कैसे हो भारत में, कैसे जो सब कंसर्न्स हैं सर उसको एड्रेस करते हुए कैसे डेवलपमेंट हो, किस तरह से डेमोक्रेटाइज हो टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स को कैसे कंप्यूट पावर मिले। उसी तरह से 1 लाख करोड़ का नया इनोवेशन फंड बनाए। पीएम साहब का जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान जोड़ा, उसमें 1 लाख करोड़ का नया इनोवेशन, इससे भारत टैलेंट नेशन से प्रोडक्ट नेशन बनेगा। आज टैलेंट नेशन है, दुनिया भर के जीसीसी भारत में बने हुए हैं, दुनिया भर की कंपनीज के लिए काम करते हैं भारत का टैलेंट, अपने देश के लिए कैसे प्रोडक्ट बनाए। जी सर, पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम और कितनी नई नीतियों पर देखेंगे काम, और आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी इस वक्त पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ये सब लाना, सेक्टर्स को कैसे और भी सिंप्लीफाई करना, किस तरह से, जैसे टेलीकॉम एक्ट है। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे सेमीकंडक्टर पॉलिसी आपने निकाली, बहुत सारी और नीतियों पे काम हुआ है, अब आपको कहाँ लग रहा है ज़रूरत है जो जिस एरिया में हम और विकसित हों और हम और इन्वेस्टमेंट्स गार्नर कर पाएं? मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग में और बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है, तो और पीएलआई स्कीम्स आएंगी तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने चाहिए वो लिए जाए। ओके, पीएलआई स्कीम्स और हैं? मैं एग्जैक्ट स्कीम्स नहीं कह सकता जी, लेकिन डेफिनेटली जो सपोर्ट करने के लिए चाहिए वो किया जाए। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं जानना चाहूँगी, आप इतने बड़े मिशन पर हैं, जिस तरह से आपने बताया काम हो रहा है, आपका अपना पर्सनल गोल क्या है दोनों ही मिनिस्ट्रीज़ में? देखिए, देश का गोल सबसे ऊपर होता है। 140 करोड़ भारतवासियों का जो गोल है वो सबसे ऊपर है। मोदी जी का जो विज़न है उस विज़न के हिसाब से सब चलेंगे। रेलवे में बहुत अच्छी कैपेसिटी क्रिएट करेंगे। 700 करोड़ लोगों को आज ट्रैवल करवाते हैं, इसको 1000 करोड़ तक की कैपेसिटी बनाएंगे। 1500 मिलियन टन आज कैरी करते हैं, इसको 3000 मिलियन टन तक लेके जाएंगे। टेलीकॉम में ईच एंड एवरी हाउस होल्ड शुड गेट वेरी गुड कनेक्टिविटी। ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, ईच एंड एवरी विलेज इन द कंट्री शुड गेट वेरी गुड 4G एंड 5G कनेक्टिविटी, वो गोल रहेगा। आईटी में जो आईटी सर्विसेज वाला सेक्टर है उसको और मल्टीप्लाई करना है, उसको और आगे बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें लैपटॉप्स, हार्डवेयर, मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम की मैन्युफैक्चरिंग, इन सब को एक नए लेवल पे लेके जाना है। एआई, क्वांटम, इन सब को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के आगे लेके जाना है। सोशल मीडिया में अकाउंटेबिलिटी लाना है, प्लेटफॉर्म्स में अकाउंटेबिलिटी लाना है। और टेलीकॉम में जो इंडिया टेलीकॉम स्टैक है वो स्टेबल हो गया है, अब उसको स्केल अप करना और अगले कुछ सालों में वंदे भारत, कवच और टेलीकॉम स्टैक तीनों का एक्सपोर्ट करना है। मैं वंदे भारत पे आपसे जानना चाह रही थी सर, उसकी बहुत बढ़िया सक्सेस अब तक देखी गई है, तो आगे उससे आप कितने एंथुज्ड हैं जिसको आप अब और एक्सपैंड करेंगे? बहुत अच्छा उसकी प्रोग्रेस है, लोगों में बहुत अच्छा ऑलरेडी इंक्वायरीज आने लग गई है, लेकिन 3 साल के बाद में एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए सर एक सेकंड, ये यहीं पे यहीं पे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज बेस्ट। बिल्कुल, हम वी आर एफिशिएंट सर, वी आर लर्निंग फ्रॉम रेलवे। उसका क्या हुआ फिर, वो टाइम्स नाउ हुआ मेरा फ्रेंड मीनवाइल पचरंत
ठीक है, ओपन कर लो क्या, ओपन कर लो, ओपन कर लो सर। 5 मिनट तो देंगे ना, 5। हाँ बिल्कुल ही दलित। ओके ठीक है सर, रेडी? ओके रोल विनायक जी। ठीक है, ओके। अंतरिम बजट से देश की जनता को बहुत सारी उम्मीदें थीं, कितनी पूरी हुई? खासतौर से जो लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं उन तक इस बजट का कितना फ़ायदा पहुंचने वाला है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ रेल मंत्री हैं, जो आईटी और संचार भी संभालते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेल मंत्री जी आपका जी न्यूज़ में। नमस्कार। मुझे ये बताइए, सबसे पहला सवाल मेरा रेलवे से जुड़ा है कि जो बजट आया है, जो रेलवे को पैसा एलोकेट हुआ है, उसका फ़ायदा जो ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं लोग, उनको कैसे पहुँचेगा और रेलवे में कितना बदलाव आएगा? देखिए, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। 26,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए। देखिए, ट्रेन को चलने के लिए पटरी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज कैसे बढ़े? सर्विसेज बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा ट्रैक्स चाहिएंगे। तो रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ट्रैक्स ओवर कंजेस्टेड थे, मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं होता था। तो जो सीरियस प्रॉब्लम्स थी उनको मोदी जी ने 2014 में आने के बाद से एक करके सबको सॉल्व करना चालू किया। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम तेज़ी से आगे बढ़ाया, नई तरह की टेक्नोलॉजी लेके आए, सेफ्टी के नए सिस्टम्स लेके आए, नई ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन लेके आए। स्टेशंस का 1300 स्टेशन पे काम चालू हुआ। दुनिया में इतना बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कहीं नहीं है। बिल्कुल, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। टोटल एक साथ कई सारे आयामों पे काम करने के बाद में अब मोदी जी ने एक और टोटली नया आयाम रचा है। 40,000 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक लगाने का, जिसमें कि 3 कॉरिडोर्स है, और कॉरिडोर्स बहुत साइंटिफिकली डिसाइड हुए हैं, कैसे जिस जगह ओरिजिन है और कहाँ डेस्टिनेशन है। यानी मान लो स्टील कहीं पे एक जगह बनता है, कहाँ कहाँ उसकी खपत है, कहाँ कहाँ उसकी डिमांड है, ओरिजिन डेस्टिनेशन, कोई एक जगह जहाँ से बहुत सारे लोग एक दूसरी जगह जाते हैं, राइट। इन सब ओरिजिन और डेस्टिनेशन को पीएम गतिशक्ति पोर्टल पे डाला गया। 2 साल करीब एनालिसिस, मेहनत, सारा कंसल्टेशन हुआ। उसके बेसिस पे ये तीनों कॉरिडोर आज अप्रूव हुए हैं जी। और जो वंदे भारत और अमृत भारत की ट्रेन से जो अनुभव आया है जी, उस अनुभव से एग्जिस्टिंग कोचेस को कैसे अपग्रेड कर सकें। तो ये दोनों के दोनों जो आज के बजट में अनाउंस हुए हैं, इन दोनों से साधारण पैसेंजर्स को, देश भर में जो गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग जो रेलवे के सबसे ज़्यादा बड़े उपयोगकर्ता हैं जी, उन सब के लिए ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट होगी। यानी आगामी 6-7 साल के बाद में वेटिंग लिस्ट वाली इश्यू नहीं रहेगी। बिल्कुल। मैं उसी सवाल पर आता हूँ रेल मंत्री जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड है जो आपकी ट्रेन की टिकट की है, वो लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिलती है। कब तक माने कि रेल मंत्री जी वादा कर रहे हैं कि लोगों को कंफर्म टिकट मिलने लगेगी, वेटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी? जब ये 40,000 किलोमीटर नए ट्रैक्स बन जाएंगे तो देश में कैपेसिटी काफ़ी बड़ी होगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, अच्छी बढ़ेगी, और 2030-31 तक करीब ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएंगी कि वेटिंग लिस्ट का झमेला नहीं रहेगा। आप वंदे भारत ट्रेन लाए, उसमें एक स्लीपर वाली भी ला रहे हैं, तो ट्रेनें जो बदल रहे हैं, 40,000 कोच भी बदल रहे हैं, तो वो जो 40,000 कोच बदल रहे हैं वो वंदे भारत की तरह होंगे, कैसे होंगे, उसमें क्या सुविधाएं होंगी? कई तरह की नई सुविधाएं होंगी। जैसे वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर कई तरह की नई सुविधाएँ होंगी। नए तरह के टॉयलेट्स लगेंगे, 2 कोच को जो कनेक्ट करने वाला कपलर होता है उसमें नई टेक्नोलॉजी के कपलर्स लगेंगे, सेमी परमानेंट कपलर्स। कई जगह चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। जो इसके ट्रेन का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उस ब्रेकिंग सिस्टम में चेंज होगा। कई तरह के इम्प्रूवमेंट्स। सेफ्टी को लेकर बात करें, जो कवच सिस्टम है उसकी वो कब तक पूरा हो जाएगा? क्योंकि बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। कई हज़ार किलोमीटर के, मैं आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स बता देता हूँ। कवच में 5 मेजर सिस्टम्स होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल करीब 3040 किलोमीटर लग चुका है। टेलीकॉम टावर लगते हैं कवच के, तो कवच के 269 टावर्स लग चुके हैं। स्टेशन पे पूरा डेटा सेंटर बनता है, 186 स्टेशन पे डेटा सेंटर बन चुका है। ट्रैक साइड इक्विपमेंट रेलवे के ट्रैक के साथ जो लगता है कवच का सिस्टम 827 किलोमीटर्स पे लग चुका है। तो बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। फॉग के चलते अभी भी ट्रेनों पर बहुत असर पड़ता है, उसको लेकर क्या रेलवे कुछ करने जा रहा है? फॉग के कारण हर इम्पैक्ट होता है। फॉग के कारण ट्रांसपोर्टेशन के हर सेक्टर पे फ़र्क पड़ता है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे
ट्रेन हो, चाहे आप पर्सनली अगर कार चला रहे हो तो सबको इस असर पड़ता है। फिर भी बहुत सारे नए डिवाइसेस लगाए गए हैं फॉग सेफ्टी डिवाइस के हिसाब से, तो उससे पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बहुत कम ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। बुलेट ट्रेन को लेकर एक सवाल, कब तक ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, 280 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है और महाराष्ट्र वाले सेक्शन में भी काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। करीब करीब जितने भी 8 पुलों पे 8 नदियों के ऊपर पुल बनना, स्टेशंस बनना, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। रेल मंत्री जी, अंतिम सवाल, एक ओवरऑल जो बजट आया है, खासतौर से आपके पास 2 और मंत्रालय हैं, एआई को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर किस तरह से मंत्रालय आगे बढ़ रहा है? एआई के बारे में एक तो डेवलपमेंट का है, दूसरा रेगुलेशन का है। डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा एआई मिशन के ऊपर काम चल रहा है, जिससे कि स्टार्टअप्स को, एकेडेमिया को, सबको एआई कंप्यूट पावर मिल सके। टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का पीएम साहब का विजन है, उस विजन के हिसाब से एआई मिशन पे काम चल रहा है। दूसरा, एआई की रेगुलेशन पे एग्जिस्टिंग लॉ और कंसल्टेशन के बेसिस पे एक नया कानून बनाने की भी तैयारी होगी, जो कि नई सरकार में बनाएंगे, आगामी चुनावों के बाद में बनाएंगे। अभी ऑलरेडी बहुत अच्छा कंसल्टेशन इंडस्ट्री के साथ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ से बात करने के लिए रेल मंत्री जी। तो उम्मीद करते हैं जैसा रेल मंत्री कह रहे हैं उस पर काम होगा और लोगों तक इसका फायदा जल्द पहुंचेगा। जी न्यूज़।